की कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना काम कर सकता है। सीधी सीधी बात ये है कि भाई जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही तो हम काम कर पाएंगे। तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। जितनी मेरे अंदर एनर्जी होगी उतना ही मैं काम कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों की यूनिट सेम होगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वही वर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक, हमारी जो एनर्जी है वही वर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, इसीलिए बिकॉज हमारे अंदर जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही तो काम कर पाएंगे। तो यूनिट दोनों की सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि जो एसआई यूनिट है वो तो सेम है, और एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो ये आप पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में पढ़ा था होगा कि एनर्जी की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक, तो ये बहुत सारी एनर्जीज हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एनर्जी दो तरीके की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy, whereas the energy possessed by a body by virtue of its position is known as potential energy। यानी कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी रेस्ट में है उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये है, जो बो एंड एरो होता है ना, बो एंड एरो का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमने बो लिया, यानी कि धनुष लिया, और बाण लिया। तो हमने बो और एरो लिया और हमने उसको इस तरीके से खींचा। जब हमने उसको इस तरीके से खींचा तो इसका मतलब क्या है कि अब वो जो एरो है उस एरो के अंदर एक जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी भर चुकी है उसके अंदर, कि आप उसको एकदम से इधर से रिलीज करेंगे ना, छोड़ेंगे, तो एरो एकदम से निकल के जाएगा बड़ी तेजी के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो उसका जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की जो इलास्टिसिटी है उसको यूज करते हुए आपने उसको पीछे की तरफ खींचा। जब आपने पीछे की तरफ खींचा तो जो इलास्टिसिटी होती है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, उसकी टेंडेंसी है कि वो वापस अपनी पोजीशन में आना चाहती है। तो जो उसका स्ट्रिंग होता है, जो धनुष होता है, धनुष का जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रेट रहना चाहता है, लेकिन आपने उसमें एरो को फंसा कर और आपने उसको पीछे ऐसे खींच लिया। अब स्ट्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगा तो स्ट्रिंग उस एरो को आगे पुश कर देगा। तो एरो के अंदर जैसे ही मैं एरो को छोड़ूंगा तो एरो मोशन में आ जाएगा, तब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये एग्जांपल आप पहले भी कई क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, 11th से 10th से पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। इस एग्जांपल में कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करें तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, तो जरा देखिएगा। हमें यहाँ पर डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में के ई बोल देते हैं, और किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है कैपिटल ई और नीचे के, ये भी बोल देते हैं। ठीक है, कैपिटल ई और नीचे के ये भी बोल देते हैं, या सिंपली के भी बोल देते हैं। चलिए जी, अब हम ये कहते हैं इसमें कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसे सरफेस है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, और इनिशियली मैं मानता हूं कि इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी थी, है ना।
वो जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हमने मान लिया 0। तो आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी कि अभी तक बॉडी मोशन में नहीं है, अभी तक बॉडी रेस्ट में है। जब बॉडी मोशन में आती है तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को मैं बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब ये रेस्ट में है तो मैं इसका क्या करूँगा, देखिएगा हमने इसको फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये बॉल थोड़ा आगे ट्रैवल करके ये बॉल यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ तक आई, यहाँ से ट्रैवल करके आई यहाँ तक, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ा, एस। और यहाँ तक आके आके इसकी पहले वेलोसिटी थी 0, अब इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी अब v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी इज u, उसको मैंने मेंशन कर दिया कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v है, वो v ही है ना। कुछ वैल्यू होगी उसकी और हमने बोल दिया कि वो फाइनल वेलोसिटी v ही है, वही वैल्यू है उसकी, v है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का मास हमने मान लिया m, इस बॉडी का मास हमने मान लिया m। अब हम ये कहेंगे भाई थर्ड इक्वेशन, भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 ली थी, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैंने s ही लिया है, वेलोसिटी मैंने v ही ली है, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s। इतना समझ में आ गया कि नहीं, बताइए जी। यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई v स्क्वायर अपॉन 2s। फिर हम ये कहते हैं कि बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मैं क्या दूंगा, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरा F कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन कितना, v स्क्वायर अपॉन 2s। ये हो गया मेरा फोर्स। ठीक है, अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई, तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि जब इतनी फोर्स है तो इस बॉडी को वर्क कितना करना पड़ा। क्या कुछ पूछ रहे हैं, बताइए विकास। हर्ष, सॉरी, वर्क डन बाय द बॉडी कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू S। तो वर्क डन हो जाएगा मेरे पास, F क्या है, mv स्क्वायर अपॉन 2s, mv स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाइड बाय s, s से s कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, mv स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें mv स्क्वायर अपॉन 2 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv स्क्वायर। दिस वर्क डन, दिस वर्क डन is stored as kinetic energy in the body। This work done is stored as kinetic energy in the body। कैसे, हमने ये कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बॉल को कुछ तो काम करना पड़ा होगा, कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा, कुछ तो काम करा तभी तो बॉल एक जगह से दूसरी जगह आ गई। अब उसने काम कितना करा होगा, उसने काम उतना ही तो करा होगा जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन वाज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी इन दिस बॉडी। ठीक है, इसीलिए इसको काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी के बोल दीजिए सिंपली, के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, बता दो भाई। आदित्य, ईशान, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऐश्वर्या, अनुष्ठा, क्लियर है? यस सर। अनुराग, यस सर। यस सर। ओके। हर्ष, आर्यन ढींगरा, यस सर। क्लियर है? हाँ। ठीक है। दृष्टि बताइए। यस सर। एकांश, यस सर। कनिष्का, यस सर। समक्ष। यस सर। चलिए जी, अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आ गया है तो फिर इसके बाद अब हम ये भी देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलस मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, ये भी देखेंगे जरा। हमसे पूछा जाता है ये तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये वाला मेथड आपका 9th क्लास वाला मेथड है, आपने करा होगा 9th क्लास में, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। तो काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। अभी इसमें देखिएगा क्या करना होगा, फिर से ये डायग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड पर आई हैव अ बॉल ऑफ मास m, इसका मास m है। मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हुआ, और जो हमारी बॉल है वो यहाँ पर आ गई। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो गया हमारे पास। अब जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसको हमने 0 मान लिया, ठीक, कि हमारी बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें देखिएगा हम ये कहेंगे सिंस f वेक्टर, अब मैं वेक्टोरिकली लेकर चलूंगा f वेक्टर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए मैं बोलूंगा फोर्स एक वेक्टर है। सिंस f वेक्टर एंड s वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर इन द सेम डायरेक्शन, are in same direction, so small amount of work done dw, एक छोटा सा वर्क डन dw for small displacement, ds वेक्टर, मतलब मुझे मालूम है मेरा फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए देखूंगा, मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के टुकड़े के लिए देखूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो dw है, यानी कि छोटा सा जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मामूली सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन भी मामूली सा ही हुआ होगा। तो जब हम छोटी सी वैल्यू की बात करते हैं, मामूली सी वैल्यू की बात करते हैं, तो उसको हम dw बोल देते हैं। छोटा सा वर्क डन है तो उसको बोलेंगे dw। तो हम कहेंगे यहाँ पर dw is equal to f vector dot ds vector। अब f वेक्टर और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे dw is equal to, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ईशान, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है जब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम वेक्टर साइन हटा देते हैं, ये हो जाता है f ds cos थीटा, और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। देखिएगा मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मींस एंगल इज 0 डिग्री। बताइए ये समझ में आ गया? यस सर। तो cos 0 होता है 1, तो इसका मतलब मेरा जो dw है, dw हो गया fds, dw is equal to fds। अब हम कहेंगे फिर से वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर करा था, I न्यूटन्स
second law of motion, by Newton's second law of motion, F is equal to ma, ठीक है मालूम है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मैं कैलकुलस मेथड कर रहा हूँ, तो कैलकुलस में मैं एक्सेलरेशन को क्या लेकर चलता हूँ? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को हम लेकर चलते हैं dv by dt। तो ये कितना हो गया? एक ही जगह बेटा मैं लिख दूंगा यहाँ पर dv by dt। चलिए जी, एक चीज तो ये हो गई हमारे पास dv by dt। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, हम लेकर चलेंगे, ये तो फोर्स हो गया, तो फोर्स मुझे पता चल गया, तो dw क्या होगा? सो dw इज इक्वल टू f इंटू डी एस। dw क्या था? f इंटू डी एस। f की जगह ये वैल्यू डाल दो, f की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए, क्या? m dv by dt। m m dv by dt, ये किसकी जगह डाली मैंने वैल्यू? f की जगह, और ds तो अपनी जगह था ही। अब क्या करो, इस dv को ऐसे ही रहने दो और ये ds by dt को एक साथ लिखो। dw इज इक्वल टू m, dv को अलग निकालो और ऐसे लिखो ds अपॉन dt, और dv यहां लिख दो अलग। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कि मैंने क्या करा, ये जो dv था ना, पहले मैंने फोर्स की वैल्यू निकाली मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो dv अपॉन dt बोलते हैं इसको कैलकुलस में। तो m dv by dt हो गया, फोर्स की वैल्यू हो गई m dv by dt। मैंने f की जगह रख दिया m dv by dt, ds अपनी जगह है। इस dv को उठाकर बाहर रखो, इस ds को यहाँ इसके ऊपर बिठा दो, तो m ds by dt। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि ds क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और dt क्या है? मामूली सा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई। तो मैं ds by dt की जगह वेलोसिटी लिख सकता हूँ v। बताइए, यस सर। समझ गए? ऐश्वर्या क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, एम वी डीवी ये हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डीवी। फिर मैंने जब ये कर लिया कि ये एम वी डीवी हो गया, तो मैं ये जानता हूं कि जब यहाँ पर डीवी लिखा हुआ है छोटा सा डीवी, डीवी का मतलब क्या है कि मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट मतलब कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जहां से जहां तक वेलोसिटी जा रही है, वो वेलोसिटी जा रही है यू से, इनिशियल वेलोसिटी यू से लेकर वी तक, और यू कितना है? 0 है। हर्ष कुछ पूछ रहे हो? हर्ष नहीं कुछ सर, पूछ रहे थे अभी? नहीं। अच्छा, कुछ आवाज आई थी। चलिए कोई नहीं। चलिए जी, नेक्स्ट है कि जैसे ये डी डब्ल्यू है, लेट अस इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट इट between the limits, between the limits u is equal to 0 to v। वेलोसिटी या तो u ले लो या 0 ले लो, मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ही ली है। तो पूरा वर्क डन ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, dw का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? mvdv। भाई dw है, dw मतलब मामूली सा वर्क डन। मामूली सा वर्क डन को आप जितने भी छोटे 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 वर्क डन है सबको आपने ऐड अप कर दिया, यानी कि इंटीग्रेट कर दिया। तो w क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw, और dw की वैल्यू क्या है? mvdv। तो dw की जगह आपने लिख दिया mvdv। अब मास इज अ कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से v तक, क्योंकि मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी थी v। तो 0 से v तक इंटीग्रेशन होगा। मास इज अ कांस्टेंट, मास को निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन 0 से v, v dv। v को v के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो v का मतलब क्या है? v की बी पावर स्क्वायर बाय 2 होता है। बस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2, यानी कि v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 v स्क्वायर बाय 2। ठीक, और यूनिट क्या दे रखी है? 0 से v। तो m, पहले तो इस v की जगह v ही डालिए, तो ये हो गया v स्क्वायर बाय 2।
फिर बीच में माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट डालो, b की जगह आप डालो 0, 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन 2 मतलब हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया प्रूव आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए। वर्क डन आया ना, फिर लास्ट में हमको वही इसमें मेंशन करना है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? Yes, ये sir. तो Yes, sir. ठीक है। अच्छा, चलिए अब इसके बाद में मैं ये देखूंगा इसमें कि काइनेटिक एनर्जी तो एक टर्म हो ही गई, इसके अलावा हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसी में एक छोटा सा सब टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। जानते होंगे आप लोग, जरा सा है, बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। वही काइनेटिक एनर्जी के ये होता है mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और लीनियर मोमेंटम होता है p, p इज इक्वल टू mv, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। p इज इक्वल टू mv होता है। अब इसमें क्या करिए आप, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसमें m से मल्टीप्लाई करो और m से ही डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये m अंदर चला जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर बना देगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m, 2 और m दोनों मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लीजिए, ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m, m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या कह सकता हूँ मैं, mv का होल स्क्वायर। ये आगे त्यागी है क्या अभी ऑनलाइन? अच्छा, आज इसके यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, चलिए ठीक है। mv का होल स्क्वायर, mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब स्मॉल p, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m p का स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। समझ गए जी काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन। k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, या हम ये कह सकते हैं कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि भाई p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। समझ गए? बताओ भाई, समझ लिया है? Yes, sir. एकांश? Yes, sir. अरे नहीं, तुम तो आदित्य हो, एकांश से पूछ रहा हूँ। यस सर। चलिए ठीक है। चलिए जी, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए जी, हमने ये कहा कि एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की काम करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी पसर्स्ड है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है लेकिन इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं दो मेथड से। एक तो सिंपल हो गया हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से, और एक हो गया भाई कैलकुलस मेथड। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है।
ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर नेक्स्ट कराएंगे एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कराता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, जरा पानी पी रहा हूँ बस, अभी कराता हूँ स्टार्ट। चलिए जी, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है? इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body। ठीक है, ये है कि अगर मान लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि नेट वर्क डन कितना होता है, नेट वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, दैट चेंज इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, वो आप बड़े आराम से समझ जाओगे, इसी डेरिवेशन के जैसा ही है। आप ये देखिएगा कि हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिएगा कि जैसे मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी थी, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही दोबारा से यूज करूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम दोबारा से बताता हूँ, ये एक रिलेशन बताता है वर्क में और एनर्जी में। हमने ये कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, जब यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब रेस्ट को तो उसने छोड़ दिया पीछे, अब वो मोशन में आ गई। तो मोशन में जब वो रहती है तब उसके अंदर टोटली काइनेटिक एनर्जी ही रहती है ना। लेकिन अगर मान लीजिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो, वो जीरो ना हो, तो तब अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्क डन कितना है, तो मैं वर्क डन में और एनर्जी में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। देखिए कैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम ये कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर is equal to u square plus 2s। अब आप क्या करिए, यहां से आप ना u स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हो गया। ठीक है, अब आप एक काम और करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई हाफ m, हाफ m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ m into v square minus u square is equal to half m into 2as। अभी 2 से 2 कर गया और इधर क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए और एस। एम और ए क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी है v, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर वेलोसिटी है u, तो u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी।
तो जब हाफ mu स्क्वायर कहूंगा तो ये हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी है v, v होती है फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम बोल देंगे kf, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस ये हो जाएगा ki, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू ma क्या होता है, फोर्स। भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ये तो कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, वर्क डन। ये क्या होता है, वर्क डन। तो मैं कहूंगा kf माइनस ki इज इक्वल टू w, वर्क डन। ये हो गई हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। बता दीजिए क्लियर है, आर ठीक था? Yes. एकांश, Yes, sir. ईशान, Yes, sir. चलिए ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज जो होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो वर्क डन के बराबर होता है। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को ही डिराइव करेंगे फॉर अ वेरिएबल फोर्स। मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने बोला कि फोर्स हमारी कांस्टेंट है, एक जैसी फोर्स लग रही है, लेकिन अब अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरह से डिराइव करा जा सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ये मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, और इसमें छोटे छोटे ही हैं ये डेरिवेशन, मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ऐश्वर्या, अनुष्का क्लियर है बेटा दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कनिष्का समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. ठीक है, अगला है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, मतलब चेंज होती जा रही है फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स है। तो अब हम कहेंगे कि इसमें वही फंडा लेकर चलेंगे हम, कैलकुलस मेथड वाला, कि सपोज एफ वेक्टर is applied along the direction of displacement। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये फोर्स लगाई जाती है एफ वेक्टर। तो मैं बोलूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो dw क्या हो जाएगा, एफ ds cos 0 डिग्री, मतलब ये हो गया सीधा सीधा एफ ds। dw की वैल्यू हो गई एफ ds। ठीक है, अच्छा फिर वही करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F is equal to m into a, तो F is equal to क्या हो जाएगा, m into dv by dt। ठीक है, और हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो dw निकाल रहे हैं, तो dw क्या था, f ds। ठीक है, चलिए अब m f की वैल्यू डाल दो यहाँ, m dv by dt, dw is equal to m dv by dt into ds। अब इस dv को अलग कर दो और ds by dt लिख दो साथ में, dw is equal to m ds by dt, और dv को कर दिया अलग। ds by dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी। तो dw is equal to m v dv, dw is equal to m v dv।
अभी ये करने के बाद में पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो पूरा वर्क डन कहां से कहां तक निकालेंगे? अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, अब इनिशियल वेलोसिटी u है। बस तो इंटीग्रेटिंग इट between the limits u and v, between the limits u and v. So w is equal to integration of dw is equal to integration of mv dv, mv dv, और लोअर लिमिट क्या है u और अपर लिमिट है v। मास इज अ कांस्टेंट, मास को बाहर निकाला, v dv लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, v dv क्या हो जाएगा? v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v की पावर 1 है तो v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि v स्क्वायर बाय 2। w इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन है, इसकी जो लिमिट्स हैं u से लेकर v तक, एक बार v की जगह v डालिए, एक बार v की जगह u डालिए। तो w इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो वही आ गया अंडा भाई, हाफ mv स्क्वायर क्या आ गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, और हाफ mv स्क्वायर क्या आ गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि u हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक सर है, आ गया। चलो जी। अब जो है ये तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के केस में आपको कैलकुलस मेथड लगाना है, और वैसे में नॉर्मल हमारा है। अब इसमें एक क्वेश्चन नोट करेंगे कि क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन मैं इधर कर रहा हूँ। सर अगर इधर फोर्स वेरी कर रहा है तो हमें डीएफ नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। फोर्स जो वेरी कर रहा है, तो फोर्स में जैसे फोर्स हमारा वेरी कर रहा है ना, तो फोर्स की वजह से हमारी जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है। तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमने उसमें जीरो मानी थी, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगातार वेलोसिटी को वेरी करता जा रहा है। ठीक है ना? फोर्स लगातार वेलोसिटी को वेरी करता जा रहा है। हमने यही तो कहा कि भाई जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए हमने डीएफ ना लेकर उसको वी को ही ले लिया वेरिएबल। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जितना ज्यादा फोर्स वेरी करेगा उतना ही ज्यादा आपका वेलोसिटी भी वेरी करेगा। फोर्स कम तो वेलोसिटी कम, फोर्स ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, इसलिए डीवी लेकर चल रहे हैं। क्लियर है? यस। अब देखिएगा, एग्जाम्पल है इसमें एक, मैं बताता हूँ एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। देखिएगा, अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम, नोट करिएगा, अ टॉय रॉकेट of mass 0.1 kilogram has a small fuel of 0.1 kilogram has a small fuel of mass 0.02 kilogram। 0.1 किलोग्राम का तो टोटल रॉकेट ही है, उसके अंदर 0.02 किलोग्राम का फ्यूल भरा हुआ है, कुछ भी पेट्रोल डीजल एनीथिंग। ठीक है, which it burns out in 3 seconds, which it burns out in 3 seconds, full stop।
Starting from rest on a horizontal smooth track, starting from rest on a horizontal smooth track, starting from rest on a horizontal smooth track, it gets a speed of 20 meter per second. It gets a speed of 20 meter per second after the fuel is burnt out. After the fuel is burnt out. Full stop. What is the approximate thrust of the rocket? What is the approximate thrust of the rocket? What is the approximate thrust of the rocket? अच्छा, फिर उसके बाद में thrust का मतलब फोर्स होता है, याद रखिएगा. फिर है what is the energy content per unit mass of the fuel? What is the energy content per unit mass of the fuel? What is the energy content per unit mass of the fuel? और क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, इग्नोर द स्मॉल मास वेरिएशन ऑफ द रॉकेट. Ignore the small mass variation of the rocket. Ignore the small mass variation of the rocket during fuel burning. During fuel burning. During fuel burning. ये हो गया. अभी देखिएगा इसमें क्या करना है. देखो सबसे पहले इन्होंने बोला a toy rocket of mass 0.1 किलोग्राम has a small fuel of mass 0.02 किलोग्राम which it burns out in 3 seconds. एक छोटा बच्चों के जो खिलौने का रॉकेट होता है, एक ऐसा रॉकेट है, उसका मास है 0.1 किलोग्राम. उसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है जिससे वो चल रहा है उसका मास 0.02 किलोग्राम है which it burns out in 3 seconds. उस फ्यूल को वो 3 सेकंड के अंदर अंदर पूरा जला देता है, मतलब पूरा यूज कर लेता है. ठीक है. Starting from rest on a horizontal smooth track, it gets a speed of 20 meter per second after the fuel is burned out. Starting from rest का मतलब initial velocity 0 है और वो after the fuel is burnt out, जब फ्यूल पूरा जल जाता है तो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है. और फ्यूल कितनी देर में चलता है? 3 सेकंड में चलता है. यानी कि टाइम दे दिया 3 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि आप थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट निकालिए. तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकंड. कितनी देर में फ्यूल जल जाता है? 3 सेकंड्स में. ठीक है, 3 सेकंड में फ्यूल जल जाता है. और बस ये दे रखा है. आप यूज करें फर्स्ट इक्वेशन. हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at. v कितना है 20,
U है 0, A मुझे नहीं मालूम, T है 3, तो 3A इज इक्वल टू 20, तो A की वैल्यू आ गई 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो ये बता दो एक्सेलरेशन तो क्लियर हो गया, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने लास्ट में दे रखा है इग्नोर द स्मॉल मास वेरिएशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग फ्यूल बर्निंग। मतलब क्या है, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई टॉय रॉकेट का मास 0.1 किलोग्राम है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल भी तो भरा 0.02 किलोग्राम का, तो इसका मतलब टोटल मास जो है वो तो 0.1 प्लस 0.02 हो जाना चाहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन इन्होंने बोला है कि इग्नोर द स्मॉल वेरिएशन ऑफ मास ड्यूरिंग फ्यूल बर्निंग। मतलब जैसे फ्यूल बर्न होगा तो धीरे धीरे फ्यूल बर्न होता चला जाएगा, तो यानी कि फ्यूल का मास कम होता जाएगा, ठीक है, और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इधर तो फ्यूल का मास कम होता जा रहा है, उधर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो एक चीज कम होती जा रही है, एक चीज बढ़ती जा रही है, तो आप मास का वेरिएशन जो वेलोसिटी के साथ हो रहा है उसको आप इग्नोर करिए, उसको हमें लेकर नहीं चलना। इसका मतलब मुझे एक कांस्टेंट मास लेकर चलना है जो कि रॉकेट का खुद का मास है, वो कितना है 0.1 किलोग्राम। तो वो थ्रस्ट पूछ रहे हैं, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। तो भाई थ्रस्ट कितना हो गया, तो थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स होता है, थ्रस्ट का क्या काम है? थ्रस्ट जो है ना, थ्रस्ट वो फोर्स के लिए ही बोल रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो आप सही कह रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो हमने प्रेशर में पढ़ा था, प्रेशर फोर्स अपॉन आईएमसी के टाइम। एरिया। हाँ, तो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, रॉकेट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कौन चलाता है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक, इट गेट्स अ स्पीड। ठीक, अब वो जैसे भी इन्होंने दिया थ्रस्ट पूछ रहे हैं, लेकिन है वही फोर्स निकालना है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है कि परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट बोला जाता है, नहीं तो फिर थ्रस्ट अलग से क्यों बोला जा रहा है, आप फोर्स ही बोलिए ना उसको। है, यहाँ पर वही पूछा उन्होंने, फोर्स ही पूछा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, अब मास कितना दे रखा है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 20/3, पॉइंट गया नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 2/3 न्यूटन। समझ में आ गया होगा, बताइए क्लियर है दृष्टि। Yes, sir. ठीक है, अब क्योंकि हमने इन्होंने हमको ये बोला है कि भाई ये जो रॉकेट है ये हमारा रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ही है इसके अंदर। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम यू स्क्वायर नहीं है उसमें, हाफ एम वी स्क्वायर ही है, सिर्फ हाफ एम यू स्क्वायर नहीं है। तो हम ये बोलेंगे टोटल एनर्जी गेन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 इंटू 0.1 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 20, 20 का स्क्वायर। अगर हाँ जी, वो पूछ रहा है एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल, तो वर्क डन बाय फ्यूल नहीं निकालना चाहिए, 0.02 kg नहीं लेना चाहिए यहाँ तो पे। वही तो निकलेगा ना, जैसे मान लीजिए हमने कहा नहीं, फिर वही बात है, देखिए हम ये कहेंगे कि वो जो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय फ्यूल जो आप कह रहे हो, फ्यूल उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, फ्यूल इज अ मीडियम, फ्यूल एक मीडियम है, ठीक। लेकिन हमने ये कहा है कि इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, ठीक। तो एनर्जी किस में डेवलप हो रही है, एनर्जी तो रॉकेट में ही आ रही है ना, रॉकेट ही तो वेलोसिटी पकड़ रहा है, फ्यूल तो बर्न आउट हो गया। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, मतलब हम ये बताएं कि अगर टोटल मास तो ये है 0.02 किलोग्राम, पर यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम अगर मास है, तो वो कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा, पर यूनिट मास का मतलब यही है, पर यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम मास। तो एनर्जी जो है, एनर्जी तो रॉकेट के अंदर ही आई ना, तो इस वजह से मैं रॉकेट का ही मास यूज करूंगा, क्योंकि फ्यूल जो है वो तो बर्न होता जा रहा है, लगातार खत्म होता जा रहा है। समझ गया मेरी बात, नहीं? समझ गए? ठीक है, आर्यन ठीक ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके,
देखिए जी, ये हो गया हमारे पास 0.1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। ये पॉइंट गया तो नीचे जीरो आ गया, एक जीरो से जीरो काट दो 220 का, तो कितना आ गया, ये आ गई 20 जूल। तो वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। तो एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा, एनर्जी टोटल कितनी है 20 जूल और फ्यूल कितना था 0.02 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जूल पर किलोग्राम में आएगा आंसर आपका। 20 है, नीचे 0.02 है, पॉइंट गया तो ऊपर 2 जीरो आ गए, 2 वन जा और 000 जूल पर किलोग्राम, तो 1000 जूल पर किलोग्राम। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ गए सभी बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. चलिए तो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट Yes, क्लास में sir. परसों। आज के लिए इतना ही। सर मैथ्स की क्लास आज एक्स्ट्रा? नहीं बेटा, आज नहीं होगी, आज नहीं होगी, एक दो दिन रुक जाओ, एक दो दिन बाद दूंगा मैं मैथ्स की क्लास, थोड़ा सा फंसा हुआ कहीं पर। कोई नहीं सर, गुड नाइट सर। ठीक है, Thank you, sir. चलिए जी, गुड नाइट। ओके।